हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जीएस का जो सेशन चल रहा है पॉलिटी का। तो इसमें आज जो हम करने जा रहे हैं, हमने कल एक इंट्रो किया था संसद को लेकर, पार्लियामेंट को लेकर, लेकिन आज जो है हम उसको ब्रॉडली पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद का जो है कि उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के और किस तरह से जो है पार्लियामेंट का बिजनेस चलता है। तो किस तरह से पार्लियामेंट कार्य करती है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले तो एक तो इंट्रो जो है हमारा शॉर्ट रहा था, उसको आज थोड़ा ब्रॉड करेंगे और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाएं। और इसमें पार्लियामेंट जो है क्योंकि बहुत लेंदी है और ये पार्ट 5th में है और ये आर्टिकल 79 से 123 तक जो है ये आर्टिकल है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं। इसमें कुछ ऑफिसेज हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसके स्पीकर का और चेयरमैन का ऑफिस कौन नियुक्त करता है, उसका टेन्योर कब तक का होता है और कितने मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, और उनका इलेक्शन लोकसभा में कैसे होता है, राज्यसभा में किस तरह से होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है ये याद रखनी है। जैसे कि सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, हालांकि जो सेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम मेंशन है, सिर्फ डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन ही उसमें जो है मेंशन है, लेकिन उसके अलावा भी सेशंस आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो रूल्स ऑफ पार्लियामेंट में लिखी हुई हैं, तो उसमें से भी हम कुछ चीजें करेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना है। लिखेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या संसद। तो भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसी के तहत जो है एक पार्लियामेंट भी है। और इस पार्लियामेंट का जो है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जो है ये इसके प्रोविजंस कौन कौन से आर्टिकल में दिए हैं। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक जो है संसद के बारे में दिया गया है। और ये कहाँ पर है? भाग 5 में, यानी कि पार्ट 5th में। तो ये भाग 5 यानी कि पार्ट 5th में ही दिए गए हैं। यूनियन द यूनियन के बाद, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बाद ये दिए गए हैं। आर्टिकल 79 से 123 पार्ट 5th में ये दिए गए हैं। तो इसमें हम आर्टिकल वाइज भी बात करेंगे और बहुत सारी जो है इम्पोर्टेंट जो इसमें बातें आपको याद रखनी है। एक तो सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, तो सदस्यों की संख्या इसमें याद रखनी है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल वाइज भी देख लेते हैं कि आर्टिकल वाइज जो है एक रिकैप ले लेते हैं क्विक, क्योंकि हमने कल की क्लास में जो है इंट्रो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो एक बहुत क्विक सा रिकैप लेंगे और उसके बाद हम फर्दर आगे करेंगे काम। तो आर्टिकल 79 बात करता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का गठन। संसद का संगठन या गठन। संसद का गठन। तो संसद का जो गठन है यानी कि जो कंपोजिशन रहेगा, इसमें कौन कौन रहेंगे। तो संसद में जो है मेनली 3 जो है उन अंगों से मिलकर बनता है। सबसे पहला तो है हाउस ऑफ द पीपल, या आप लिखेंगे इसमें अपर हाउस लिखेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि
जिसे हमने इनका नाम चेंज किया था। अब इनका नाम जब चेंज हुआ है तो उस डेट को याद रखना कि 1954 से काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये बदल करके नाम कर दिया गया था राज्यसभा, और 1954 में ही हाउस ऑफ द पीपल का नाम बदल करके लोकसभा कर दिया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल का नाम भी 1954 में बदला था और इसको लोकसभा जो है इसका नाम बदल करके कर दिया था, इसका नाम लोकसभा कर दिया था। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को मिला करके जो है संसद बनती है, तो राष्ट्रपति। तो इसमें आपको जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आर्टिकल 79 में कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट दिया गया है, और पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन है इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भाग लेंगे। पहले जो है हमारे भी जो हमारी राज्यसभा थी इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को कहते थे, जैसे कि ब्रिटेन में यूज होता है। लेकिन 1954 में नाम बदल दिए गए थे और इनके हिंदी नाम अपनाए गए राज्यसभा और लोकसभा। तो पार्लियामेंट पर अगर कोई क्वेश्चन आता है कि संसद किन किन अंगों से मिलकर बनी है या किन किन भागों से मिलकर बनी है या कौन कौन संसद को बनाता है उसका भाग है, तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के बगैर जो है संसद पूर्ण नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में आपको याद रखना है कि संसद में किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं होते, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के जो है सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं, यानी कि एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। जैसे कि आपने याद होगा आपको कि जॉइंट सिटिंग का मैंने बताया था कि जॉइंट सिटिंग जो है प्रेसिडेंट वो करते हैं, और जॉइंट सिटिंग मतलब बुलाते हैं, प्रिसाइड उसको स्पीकर ही करता है, लेकिन बुलाते कौन है, समन कौन करता है, स्पीकर। तो कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेकर अगर डेडलॉक हो जाता है, कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है और वो बात आगे नहीं बढ़ती है, तो राष्ट्रपति उनकी जो है एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को बैठा करके उस डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो जॉइंट सिटिंग हो गया और बाकी चीजें भी है जो राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पार्लियामेंट जो है इसके जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति को रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कंपोजिशन पार्लियामेंट के बाद। इसमें अब हम क्योंकि एक रिकैप कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे, फिर हमें आगे करना है। आर्टिकल 80 हमने किया था, तो आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का गठन, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसमें ज्यादा आपको डीप में नहीं लिखना है, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि टोटल 238 मेंबर्स होंगे, यानी कि 238 सदस्य होंगे जो कि राज्यों से चुने जाएंगे, यानी कि जो स्टेट है, राज्य हैं, उनसे चुने जाएंगे। तो इनका जो चुनाव है वो राज्यों से हो गया, राज्यों से चुने जाएंगे, चुने जाएंगे। और इसमें 12 जो है वो कौन नॉमिनेट करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट में यानी राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब इसको मैंने कल भी बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो है ये मनोनीत किए जाएंगे। तो मनोनीत का मतलब है कि वो इनको नॉमिनेट करेंगे, और ये मनोनीत मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया मनोनीत, इसे मनोनीत सदस्य लिख लेना,
बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा लिखने के लिए इसमें कुछ है भी नहीं। तो 12 राष्ट्रपति जो है मनोनीत करेंगे, यानी मनोनीत को कहते हैं इंग्लिश में नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेट किसे करेंगे? वो किसी कोई भी पर्सन है जिसने अच्छा किया हो, कुछ साहित्य में अच्छा किया हो, या फिर किसी ने कला क्षेत्र में अच्छा किया हो, नृत्य में या उसमें कुछ अच्छा किया हो, या किसी ने खेल में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, या किसी ने विज्ञान क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो ऐसे जो वो है पर्सनालिटीज हैं, उनको 12 को जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। तो इनकी टोटल जो संख्या है वो हो जाती है 250। तो 250 जो है टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। और प्रेजेंट में जो है राज्यसभा में अब चेंज होते रहते हैं कि कितने सदस्य हैं। तो प्रेजेंट में राज्यसभा में अराउंड 243 अराउंड जो है इसमें सदस्य है। ये चेंज होता रहता है क्योंकि अभी फिर से राज्यसभा में इलेक्शन हुए हैं, तो शायद ये फिगर चेंज हो गई हो, क्योंकि अभी फिर से सोनिया गांधी री इलेक्ट हुई है राजस्थान कॉन्स्टिट्यूंसी से, और अदर जो राज्यसभा के मेंबर है वो भी री इलेक्ट हुए, और कुछ जो है रिटायर हो गए हैं। तो ये फिगर प्रेजेंट में आप देख लीजिएगा कितनी है। तो इसमें कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट में आपको दो चीजें याद रखनी है बस, कि 238 मेंबर राज्यों से चुने जाएंगे और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। टोटल 250 सदस्य इसमें हो जाएंगे। अब 81 जो है इसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 81। अब कंपोजिशन इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट का हमने देख लिया, यानी कि हमने राज्यसभा की यहाँ पर बात की है, राज्यसभा की। और इसमें एक और बात आपको यहीं पर लिखनी है कि चौथी अनुसूची में यानी कि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। सीटों का आवंटन यानी कि राज्यसभा में सीट्स जो है वो कैसे एलोकेट की जाएंगी, किस तरह से उनका आवंटन होगा, वो फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। ये भी आपका कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से ही संबंधित है। यानी कि अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। कंपोजिशन, हाँ शेड्यूल, इसको शेड्यूल लिख लेना। अगर अनुसूची नहीं समझ आएगा तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में करो। शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, तो ये इसी से संबंधित है, तो इसी में याद रखना। जैसे कि जब मैं शपथ, किसी भी चीज की शपथ बताऊंगी तो आपको मैं शपथ जब भी बताऊंगी तो मैं कहूंगी थर्ड शेड्यूल। तो आपको शपथ नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए कि कौन सा शेड्यूल है। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। तो कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा का गठन, यहां पे इसे लिख लीजिएगा राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, और यहां पर लिखेंगे लोकसभा का गठन। तो लोकसभा का जो गठन है इसमें काफी सारे सदस्य हैं। प्रेजेंट में इसमें 543 मेंबर हैं और अराउंड, और अभी इसमें आपको याद रखना है कि इसके गठन में कौन कौन से कितने मेंबर होते हैं। तो अब 530 तो मैंने बताया था आपको, ये डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, है ना, चुनाव के थ्रू आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। 530 द डायरेक्ट इलेक्शन यानी के चुनाव के थ्रू जो चुनाव होते हैं। फिर इसमें 20 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरी के होंगे, यूटीज के होंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। 20 मेंबर जो होंगे इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें दो मैंने वो नहीं लिखवाया था, अब ये खत्म कर दिया है वैसे प्रोविजन। दो जो है इसमें एंग्लो इंडियन जो है उनको भी चुना जाता है, दो एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन है? जो
इंग्लैंड वाले थे, ब्रिटिशर्स, और जिन्होंने यहाँ पर आकर शादी कर ली, है ना। जैसे कोई ब्रिटिश था, उसने यहाँ पे इंडियन से शादी कर ली, उनके जो बच्चे होंगे उनको हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो वो भी तो यहाँ पर रह रहे हैं, है ना। बहुत बहुत लोग हैं जो कि यहाँ से इंडिया छोड़कर गए ही नहीं है, तो उनको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो पहले इनको भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम था। फिर 2020 से पहले आई थिंक 19 की बात है, ऐसे प्रोविजन चल रहा था 18-19 के बीच में कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है ये काफी अच्छा कर रही है, और अब इन्हें इतना रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है कि 2 जो सदस्य हैं इनके वहां पर नॉमिनेट करके पहुंचाए जाते हैं। तो फिर ये जो प्रोविजन है इसे देखना एक बार के 2018, 19 या 20 के आसपास का है। तो इसमें ये 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना और इनके सदस्यों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म कर दिया है, बट ऑफिशियली खत्म नहीं किया है, अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा तो तब हम मान लेंगे। तो अभी तक तो याद रखना, तो टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? 552। तो टोटल हो गए 552, लेकिन अभी कितने हैं उसमें लोकसभा में? 543, 543 के अराउंड में ही है। इसमें फिगर्स जो हैं अब चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी 543 थे एज पर दिस, मतलब जो 17th लोकसभा है, जो अभी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा, 17th लोकसभा, ठीक है, ये 17th लोकसभा है। तो इसमें आपको ये जो बातें हैं इनको याद रखना है। फिर अगेन 82 आता है, लेकिन 82 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया था कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट करना पड़ेगा, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हाँ, तो ये जो है ये आपका मतलब जैसे कल इंट्रोडक्शन कराया था तो वो मैंने आपका एंड में कराया था। तो बहुत सारे जैसे कि 1954 का ये पॉइंट छूट गया था इसमें, और कुछ मेंबर्स के बारे में भी जो बातें हैं वो छूट गई थी। ये 4th शेड्यूल आपका रह गया था, तो ये सब चीजें मुझे ऐड करानी थी, इसलिए आपका एक रिकैप सा ये हो जाएगा। तो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस यानी कि प्रत्येक जब भी जनगणना होगी, जनगणना के बाद सीटें जो हैं वो रीएडजस्ट करनी पड़ेंगी। और हमने कर लिया था टिल आर्टिकल 83, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस। अब ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस में आपको याद रखना है 2 बातें याद रखनी है इसमें बस। एक तो राज्यसभा को लेकर, राज्यसभा को लेकर एक बात याद रखनी है कि ये कैसा है, एक जारी चैम्बर है। जारी मतलब यह कभी भंग नहीं होता, भंग नहीं होता, भंग मतलब कि खत्म नहीं होगा, कभी भंग नहीं होता, यानी कि इस चैम्बर का कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो है राज्यसभा, ये एक कभी भंग नहीं होता, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है। और इसको मैंने बताया था कि इसके हर दूसरे साल 2 वर्षों में, हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं इसके क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाएंगे। बस इसमें यही बात याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा जो चैम्बर है या राज्यसभा में कौन सा सदन है संसद का, संसद के कौन सा जो सदन ऐसा है जो कभी भंग नहीं होगा, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। लेकिन अगर व्हेन इट्स कम टू लोकसभा, तो लोकसभा भंग होगी। हाँ बिल्कुल, 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है ना, 5 साल बाद। तो इसका जो टेन्योर है वो कितना है? 5 साल का। और इसमें हमने इमरजेंसी के प्रोविजन में भी लिखा था, इमरजेंसी में क्या हो जाएगा? अगर आपातकाल लगता है, यानी कि अगर बाय चांस इमरजेंसी के आती है, तो सिर्फ 1 वर्ष तक के लिए ही इसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। और 1 वर्ष के बाद जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, इमरजेंसी के बाद समाप्ति के बाद बस 6 महीने, यानी कि फिर 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करने पड़ेंगे, सिर्फ 6 महीने।
6 महीने से ज्यादा आप नहीं कर सकते, चुनाव कराने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है ये दिए गए हैं कि लोकसभा का जो है टेन्योर वो 5 वर्ष का रहेगा, इमरजेंसी में 1 वर्ष, और समाप्त होने के बाद 6 महीने तक ही वो लोकसभा जारी रह सकती है, उसके बाद उन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से 123 तक पार्ट 5 में है, और इसे भाग 5 लिख लेना, जिसे हिंदी में लिखना है भाग 5। फिर इसमें हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 में राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता, और ये प्रोविजन 1954 में ऐड हुआ था कि लोकसभा और राज्यसभा का नाम जो है काउंसिल ऑफ स्टेट से बदल करके राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल से बदल करके लोकसभा रखा गया था। फिर कंपोजिशन इनका याद रखना है। राज्यसभा में 238 टोटल मेंबर होते हैं जो कि राज्यों से चुने जाते हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, कला या खेल, विज्ञान आदि से संबंधित हो। और 4th अनुसूची यानी कि 4थे शेड्यूल में ये बात लिखी हुई है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। प्रेजेंट में कितनी है राज्यसभा में, अब आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, क्योंकि अब ये चेंज हो गई है प्रेजेंट में। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में कुल 530 डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। ये जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं इनके तहत 20 केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य लिए जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन, तो टोटल 552 होंगे, और प्रेजेंट में 543 है। और जैसे ही अब लोकसभा के इलेक्शन होंगे ये फिगर भी चेंज हो जाएगी। अब ड्यूरेशन की बात करें तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है या 5 वर्ष का होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें हम देखेंगे ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट का ही भाग है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट, यानी कि ऑफिसर्स को क्या कहेंगे हिंदी में, अधिकारी। संसद के संचालन अधिकारी, इसे संचालन अधिकारी इसलिए कहेंगे, लिखेंगे संचालन, लिखा नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ संचालन जो है, कार्यवाही जो है वो करते हैं। तो संसद के संचालन अधिकारी, संसद के संचालन अधिकारी। तो संसद के संचालन अधिकारी कौन कौन होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कौन होता है, कौन चलाता है संसद की कार्यवाही, कौन बैठा रहता है टॉप पर, क्या कहते हैं उसे, जो सबसे टॉप पर बैठे रहते हैं और सभी मिनिस्टर नीचे से सवाल करते रहते हैं और उनको एड्रेस करते हैं, हाँ, तो वो कौन होंगे, स्पीकर। तो लोकसभा में जो होते हैं अच्छा संचालन अधिकारी, उनका नाम है, उनको कहते हैं स्पीकर। और राज्यसभा में कौन होते हैं, अध्यक्ष, है ना। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनको अध्यक्ष कहते हैं। तो राज्यसभा में कौन होगा, उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति भी हैं और उनको अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। अब सबसे पहले हम इनकी देखेंगे आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन, यानी कि अनुच्छेद 84 में इनकी क्या देखेंगे, योग्यताएं। योग्यताओं में सबसे पहला जो पॉइंट है वही कि वह भारत का नागरिक हो। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक, और उसने इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वहां पर ओथ ली हुई हो, 3rd शेड्यूल के हिसाब से शपथ ली गई हो। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जब नॉमिनेशन भरने जाता है कोई भी सांसद,
तो वो जो है एक ओथ लेता है, नॉमिनेशन का जो पेपर भरने जाते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है, तो वो जो ओथ है इलेक्शन कमीशन के पास में उसे ली जानी चाहिए, मतलब उसके बावजूद, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो स्पीकर, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक सांसद ही होता है, हालांकि बाद में ये स्पीकर नियुक्त हो जाता है। तो एक तो भारतीय नागरिक हो और उसने चुनाव आयोग के समक्ष, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के समक्ष शपथ ली हो। अब शपथ यहीं पर लिख लेना, शपथ ली हो, कौन से शेड्यूल में है, ओथ थर्ड शेड्यूल में, ठीक है, तो इसे यहीं लिख लेना, थर्ड शेड्यूल, यानी कि थर्ड शेड्यूल को हिंदी में क्या कहेंगे, तीसरी अनुसूची, है ना, तीसरी अनुसूची। भारत का नागरिक हो और उसने ओथ ली हुई हो, शपथ ग्रहण की हुई हो चुनाव आयोग के समक्ष। दूसरी चीज है, कितनी आयु होनी चाहिए उसकी, उसकी आयु उतनी होगी 25, उसकी आयु उतनी होगी जितनी लोकसभा के की बात कर रहे हैं हम, तो लोकसभा के सदस्य की आयु उतनी होगी जितनी एक सांसद की होती है, कितनी होगी 25, न्यूनतम आयु 25, तो आयु होनी चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, और वह किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई ना हो, मतलब वो सभी अहर्ताएं पूरी करता हो, सभी अहर्ताएं अहर्ताएं इसमें सभी योग्यताएं पूरी करता हो, ऐसे लिख लेना, योग्यताएं पूरी करता हो, या फिर इसमें लिखना कि ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, मतलब ऐसी कोई उसमें क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो, तो ही शुड नॉट बी अ डिस्क्वालिफाइड मेंबर अंडर 10th शेड्यूल, अंडर 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल जो है ये बात करता है डिफेक्शन की, डिफेक्शन का मतलब है निहरता, निहरता का मतलब है कि वो इस पोस्ट के योग्य नहीं है, और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये जब ऐड किया तो आपने देखा होगा कि कुछ एमपीज और एमएलए जो हैं वो पार्टी बदल लेते हैं, तो ये जो दल बदलू जो चीज होती थी इसकी वजह से पार्टी को भी नुकसान होता था, और पार्टी बदलने की वजह से उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो हो जाती थी, गिर जाती थी, तो उसकी वजह से डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए 10th शेड्यूल जो है ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें जो प्रोविजन है वो है एंटी डिफेक्शन के, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि अगर वो पर्सन उस पोस्ट के लायक नहीं है, उसने कुछ भी किया है, या तो वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल डिफेक्शन भी है इसमें कि अगर क्रिमिनल है तो वो लड़ ही नहीं सकता, सांसद बन ही नहीं सकता। अब ये आ गया है प्रोविजन, अगर कन्विक्ट हो गया ना उसमें सजा में तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पहले क्या होता था, बंदा जेल में और वो एमपी के इलेक्शन में खड़ा हो गया, ऐसा होता था पहले, बहुत पहले होता था, और वो जीत भी जाते थे, सबसे बड़ी बात, फिर वो बाहर आ जाते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए कह दिया कि कन्विक्ट हो गया ना तो लोकसभा की सदस्यता निरस्त है। तो ये जो है 10th शेड्यूल जो है ये डिस्क्वालिफाइड के बारे में लिखा हुआ है कि सभी योग्यता पूरी करता है, ये देखना होगा, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड मेंबर, मतलब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो इसमें योग्यताएं सारी सेम है, बस आपको राज्यसभा की योग्यताओं में याद रखना है, राज्यसभा के लिए क्या हो जाएगी, बस ये 25 से 30 वर्ष हो जाएगी। राज्यसभा में भी सेम यही कंडीशन है, बस आयु जो है कितनी हो जाएगी 30 वर्ष, तो इसमें 30 वर्ष, इनकी आयु 30 वर्ष है, यानी कि कोई भी सदस्य राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए, बाकी सारी वो भी यही पूरी करेगा, भारत का नागरिक हो, चुनाव आयोग के सामने शपथ ली हो, सभी योग्यताएं पूरी करता हो और डिस्क्वालिफाइड ना हो, अगर वो कन्विक्टेड है
इवन देखो सबसे रिनाउंड एग्जाम्पल मैं बार बार वही देती हूँ, राहुल गांधी वाला। वही राहुल गांधी लोकसभा के मेंबर, ठीक है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सूरत हाई कोर्ट ने जब उनको कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट का मतलब कि मानहानि के मुकदमे में, मानहानि का मुकदमा जो है अब तो खैर नई आईपीसी आ गई है, तो आईपीसी के 499 जो धारा है, सेक्शन 499 के तहत मानहानि के मुकदमे में उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई। तो उन्होंने 2 वर्ष की सजा सुना दी। अब जैसे ही उन्होंने कन्विक्ट किया कोर्ट ने, रातों रात उनकी लोकसभा की सदस्यता क्या कर दी गई, निरस्त कर दी गई, है ना, कि अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं है क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए हैं। अब हाई कोर्ट में भी अपील गई, हाई कोर्ट ने भी वो स्टे नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो ये स्टे हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो नहीं आ सकता इलेक्शंस में। 84 हो गया। अब 84 के बाद आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो याद रखनी है इनके जो मेंबर्स हैं, कौन कौन इनके मेंबर्स हैं। अब इसमें आपको याद रखना है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन, हाँ, आर्टिकल 89 में। तो आर्टिकल 89 में हम लिखेंगे राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के का अध्यक्ष या के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष। तो आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। और लोकसभा के लिए क्या लिखेंगे, आर्टिकल 93। तो लोकसभा में आर्टिकल, इसे लिख लीजिएगा, ये आर्टिकल है, आर्टिकल ये 89 और आर्टिकल 93। तो लोकसभा का स्पीकर उन्हीं सदस्यों में से चुना जाएगा, यानी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा, सदस्यों में से चुना जाएगा। अब इसमें ये इनके सदस्यों में से चुना जाएगा। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि अभी कौन है। तो एक तो नाम आपको याद हो गया होगा, जगदीप धनखड़, है ना। उपराष्ट्रपति तो याद हो गया होगा कि राज्यसभा के तो यही है अभी फिलहाल, जगदीप, 5 साल तक यही रहने वाले हैं अभी तो, है ना, जगदीप धनखड़, क्योंकि ये तो अब उपराष्ट्रपति बन गए, अब इनका लोकसभा से लेना देना नहीं है। यानी कि अब ये जो लोकसभा है, अब ये लोकसभा भंग भी हो जाएगी तब भी जगदीप धनखड़ जो है ये रहेंगे उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति बन गए, इन्होंने वहां की सदस्यता छोड़ दी है, अब उनका वहां से कुछ नहीं है। लेकिन स्पीकर जो है ये चेंज हो जाएगा। कौन? क्योंकि ये कहां से चुना जाएगा, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना गया है। तो स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला। ओम बिरला बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं हमारी तरह, तो वो बिरला बोलते हैं, तो कुछ भी बोलना, बट यही प्रोनाउंसिएशन है, ओम बिरला, ठीक है। तो ओम बिरला जो है ये अभी प्रेजेंट में लोकसभा के, अभी 17th लोकसभा के स्पीकर है। तो इसमें 2 ही आर्टिकल आपको याद रखने हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में, बाकी आर्टिकल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो 89 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, उपराष्ट्रपति होंगे, और 93 में लोकसभा के स्पीकर जो है वो उन्हीं सदस्यों में से चुने जाएंगे। अब इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, 89 के बाद राज्यसभा में एक और चीज याद रखनी है, एक और आर्टिकल आपको याद रखना है, 90। अब आर्टिकल 90 किसकी बात करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन की, या डिप्टी चेयरमैन की, डिप्यूटी चेयरमैन की। तो ऐसा होता है, डिप्यूटी चेयरमैन तो चाहिए ही, क्योंकि ये पोस्ट हम खाली नहीं रख सकते। तो डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में आर्टिकल 90 में यही लिखा हुआ है कि जब जो
उपराष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होंगे, तो उपराष्ट्रपति क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष भी है, तो वो कार्य कौन करेगा? तो उसके लिए डेप्यूटी चेयरमैन के प्रावधान है, यानी कि उसके लिए जो है एक डेप्यूटी चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। इसके ये प्रोविजन इन्होंने दिए गए हैं। और सेम एज इन्होंने आर्टिकल 93 लोकसभा के स्पीकर की बात करता है, तो इन्होंने लोकसभा के लिए भी एक डेप्यूटी स्पीकर जो है उसका ऑफिस बनाया है। इसमें भी आपको याद रखना है जस्ट 90, ये 89 के बाद 90 है, स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ऐसे ही आपको याद रखना है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। तो आर्टिकल 93 के बाद आएगा 94, आर्टिकल 94 में लिखा हुआ है डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, डेप्यूटी स्पीकर। अब ये भी सेम वही चीज है कि मान लो बीमारी की वजह से स्पीकर जो है वो नहीं आ पाए, या फिर किसी कारणवश जल्दी जो रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर, रिजाइन कर दिया आप या पद से हट गए, पद से सिर्फ इन्हें एक पर्सन हटा सकता है, वो है प्रेसिडेंट, और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर ही रहते हैं। तो इनको स्पीकर को इनके पद से कब हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर सकते हैं, उससे पहले इनको नहीं हटाया जा सकता। तो इसमें याद रखना है कि स्पीकर की जब स्पीकर का किसी वजह से वेकेशन हो जाए, वेकेशन मतलब हट जाए, वो पद खाली हो जाए, उसके बाद या फिर उनका जो है डेथ हो जाए या रिमूव कर दिया जाए उन्हें किसी भी तरह से, तब उनका काम कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। तो आपको बस ये ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में 89 राज्यसभा के अध्यक्ष, और 90 में डेप्यूटी चेयरमैन, यानी कि डेप्यूटी जो अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष इसे कहते हैं, है ना। हिंदी में भी याद रखना, डेप्यूटी को क्या कहते हैं? उप अध्यक्ष, तो इसे हम बोलेंगे उपाध्यक्ष। और 93 में लोकसभा के स्पीकर के बारे में लिखा हुआ, 94 में डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, यानी कि उप स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर को डेप्यूटी स्पीकर ही बोलते हैं, कोई भी उप स्पीकर नहीं बोलता, है ना। तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, तो इससे डी स्पीकर या जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो आपका मेन जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है जो मुझे आपको बताना है, वो हो जाएगा आपका वेकेशंस ऑफ सीट, और उसके बाद हम करेंगे बस सेशंस। तो इसमें जो है वेकेशंस ऑफ सीट करेंगे, यानी कि जब किस तरह से उनका डिस्क्वालीफाई करेंगे उनको, 101 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 101 में। तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पार्लियामेंट के रिगार्ड में हमने यहाँ तक कर ली हैं। अब हम इसमें करेंगे सेशन। सेशन आपको पता होना चाहिए, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, इनका क्या क्या मतलब है। तो हम सेशन करेंगे, और हम इसमें वो बजट सेशन, मॉनसून सेशन नहीं, दूसरे वाला सेशन, वो सेशन करेंगे। और इसमें और क्या रह जाएगा आपका? मोशन रह जाएंगी, मोशन होती हैं, जैसा आपने सुनी होगी ना मोशन के, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो इम्पोर्टेंट है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। तो बाकी चीजें हम करेंगे और नेक्स्ट सेशन में। आप तब तक के लिए इतना आप याद रख लीजिएगा। और जो भी आप राज्य जो पार्लियामेंट है, आई होप कि आपका जो ये टॉपिक है ये क्लियर होगा, और इसमें काफी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमने यहीं पर कर लिए हैं। और इसमें बाकी जो हमारा रह जाएगा सेशंस रह जाएंगे, या फिर जो भी अदर जो चीजें हैं जैसे कि मोशन रह जाएगी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, और सीट कैसे खाली होती है, और बाकी के जो प्रोसीजर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू TFC।